नमस्कार नमस्कार नमस्ते। आप देख रहे हैं राय अध्ययन धाम। मैं हूं राम मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट की क्लास को करने जा रहे हैं। इस बैच का नाम है आर्यावर्त बैच। ये क्लास यूट्यूब पर फ्री है और इसमें मुख्य कंटेंट पढ़ाया जाएगा जिससे आप सभी लोग देख सकते हैं इस चीज को। आप देख रहे हैं राय अध्ययन धाम। मैं हूं राम मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग? है ना? तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं, संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं। भाषा में संवैधानिक स्थिति। एक्चुअली जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं या जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होगा कि भाषा से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक ये प्रश्न आता है। और संशोधन वाले प्रश्न आते हैं। कितनी बार संशोधन हो चुका है, संशोधन वाले प्रश्न आते हैं ना। ये दो प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दोगे या नेट जेआरएफ का दोगे या टीजीटी पीजीटी का दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज मैं अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको याद करा दूंगा। आज की क्लास का पढ़ाने का यही उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, भारत देश आजाद हुआ। भारत देश जब आजाद हो गया तो भारत ने अपना संविधान लागू किया कि नहीं? तो इसके पहले जो था वो अंग्रेज रहते थे। तो अंग्रेजों ने जो भाषा का माध्यम बनाया था वो अपने हिसाब से बनाया था। आप खड़ी बोली आंदोलन पे देखोगे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई कलकत्ता में, उस समय अगर आप लोग देखेंगे आपको पता चलेगा कि अंग्रेज अपने हित के लिए सब कुछ कर रहे थे। हिंदी के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, अलग अलग लोग अलग अलग आंदोलन किए। तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय जरूरत पड़ी एक संविधान उसकी अपने भाषा की। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला हिंदी को। अब आर्टिकल 343 से 351 की बात हम करते हैं तो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बताता हूं। जैसे भाषा तो बन गई, सबसे पहले कोई भाषा बनती है ना। जैसे हमने हिंदी को मान्यता दे दी, हिंदी को मान्यता दे दी। जब हिंदी को मान्यता दे दी, भारत पूरा बड़ा है। पूरा भारत क्या है? पूरा भारत बड़ा है कि नहीं बड़ा है? पूरा भारत बड़ा है। अब पूरा भारत बड़ा है तब हिंदी हर जगह को जाएगी। कहाँ जाएगी? हर जगह को जाएगी, यानी हिंदी हर जगह लागू की जाएगी। अब कई जगह पे हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वो क्या करेंगे? इन सब को लेकर एक भाग 5, भाग 6, भाग 17, कई बार पूछा जाता है किस भाग में है ये, तो आप देखेंगे भाग 17 हिंदी की बात भाग 5 में है। भाग 5, भाग 6 और भाग 17। जो भाग 17 है संविधान का भाग 17 यानी 17, इसका शीर्षक है राजभाषा। इसका शीर्षक क्या है? राजभाषा। और इस राजभाषा में आर्टिकल 343 से 351 तक का प्रावधान है। अब हम लोग बात करेंगे 343 से 351 तक में क्या है। इसको बड़ा कर दे होते, यहां कमेंट दिखता मुझे। उसमें लगाता हूं। ठीक है, हाँ। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 343 में। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से याद कराता हूं, आप लोग समझिए। सबसे पहले आर्टिकल 343 आया। जब आर्टिकल 343 आया तो इसने कहा संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसने कहा संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और अंतरराष्ट्रीय अंकों का रूप मानक अंक होगा, यानी मानक अंक अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक, इसने 3 बात कही। अब आर्टिकल 343 आ गया। कोई नियम घर में लागू हो जाता है, मान लीजिए आप अपने परिवार में, तो आर्टिकल 344 आएगा। तो 344 होता है कि काम कर रहा है कोई कि नहीं घर में। मान लीजिए दादाजी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया कि आज से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो घर में कोई न कोई होगा जो पिताजी को सूचना देगा, बताएंगे। पिताजी बोल देंगे आप लोग ध्यान रखना किसी को, या तो माताजी बताएं, या तो भाई बताए, या तो बहन बताए। वैसे आर्टिकल 343 लागू हो गया, राजभाषा हिंदी हो गई।
लिपि देवनागरी हो गई। अब उसके बाद बच्चे 344 आता है, और 344 का मतलब होता है कि संविधान के आरंभ में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? एक आयोग का गठन करेगा। यानी सही काम हो रहा है कि नहीं? जो हर 15 साल में मतलब अपनी संस्तुति देगी, है ना। 5 वर्ष बाद एक वो करेगा जो अपना हिंदी के विस्तार पर सुझाव देगा। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब आर्टिकल 345 आइए। अब आप बड़े ध्यान से समझना कि हिंदी लागू हो गई, लिपि लागू हो गई, अंतरराष्ट्रीय अंकों का मानक स्वरूप हो गया। 344 में एक आयोग गठित हो गया। 345 क्या होगा जरा बताइए? 345 क्या हो सकता है? अब हिंदी राज्य के विधान मंडल में पहुंची। मतलब ये जो भारत देश है, ध्यान से समझना, ये जो भारत देश है, इस भारत देश में कई राज्य हैं। कई राज्य नहीं, ये हम संघ की बात कर रहे हैं। अब जब राज्य में पहुंचा तो अब यहां पे विधान मंडल की बात की गई। किसकी? राज्य का विधान मंडल। अब जब हिंदी राज्य के विधान मंडल में पहुंची, विधान मंडल का मतलब यूपी में पहुंची, बिहार में पहुंची, झारखंड पहुंची, राजस्थान पहुंची, हिमाचल पहुंची, उत्तराखंड पहुंची। तो जब ये विधान मंडल में पहुंची तो विधान मंडल में प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? कि आप राजभाषा हिंदी को अपनाइए। अगर आप राजभाषा हिंदी नहीं अपनाते हैं, आप कोई भी भाषा बता दीजिए, उसे अपना लीजिए, अन्यथा अंग्रेजी यथावत चलती रहेगी। यानी 345 राज्य का विधान मंडल राजभाषा अपनाए। ठीक। अब देखिए 345 राजभाषा उसने अपना लिया, मान लेते हैं। अब 346 क्या होगा? खुद सोचिए क्या होगा। मैं एक सिस्टमैटिक रूप से आपको बता रहा हूं 346 क्या हो सकता है। अभी इसके बारे में डिटेल्स ये रिटर्न में भी पढ़ाऊंगा। ये देखो ये रिटर्न में भी है ना। लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको अपनी शब्दावली में याद करा रहा हूं, फिर आपको रिटर्न दिखा दूंगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो उसके बाद 346 आता है। 346 क्या कहता है बताइए? एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार करना चाहे। एक राज्य दूसरे राज्य से, यानी एक राज्य है वह दूसरे राज्य से पत्राचार करना चाहे, दूसरे राज्य से या संघ से पत्राचार करना चाहे। क्या करना चाहे? पत्राचार। मतलब यूपी है, अगर बिहार से पत्राचार करना चाहे, कोई मान लीजिए यूपी का मुजरिम बिहार भाग जाता है या कोई ऐसा कार्य है, तो वह राजभाषा में करेगा। या दो राज्य मिलकर अपनी एक कम्युनिकेशन यानी एक भाषा अपना सकते हैं, पत्राचार की भाषा। 347 पर आ जाइए आप। 347 क्या कहते हैं? एकदम सिस्टमैटिक रूप से चल रहा है। 347 कहता है यदि राज्य की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में ऐसी बात कहे कि हमको एक और राजभाषा चाहिए, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। यानी पर्याप्त जनसंख्या, राज्य की पर्याप्त जनसंख्या अगर यह मांग करे, यानी किसी राज्य की, है ना, राज्य की पर्याप्त संख्या, पर्याप्त मतलब अधिकतम लोग, पर्याप्त संख्या यह मांग करे एक से अधिक राजभाषा। मान लीजिए बिहार में राजभाषा हिंदी है, अगर मैथिली वाले लोग, बहुत सारे लोग बिहार में ये मांग करें कि हमको मैथिली राजभाषा चाहिए, तो राष्ट्रपति के आदेश से, संस्तुति से ये हो सकता है। तो पर्याप्त जनसंख्या क्या करेगा? मांग करेगा। अब आप एक बार इसे मिटाता हूं और आपको पुनः याद कराता हूं, ठीक है ना। पुनः याद कराता हूं आपको कि आर्टिकल 343 में क्या होता है? संघ की राजभाषा हिंदी हो गई। संघ की राजभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। लिपि क्या हो गई? देवनागरी हो गई। और अंतरराष्ट्रीय अंकों का रूप क्या हो गया? मानक अंतरराष्ट्रीय हो गया। 344 क्या कहता है? 344 कहता है राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो भाषा पर नजर रखेगा। राष्ट्रपति एक आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। एक आयोग का क्या करेगा? आयोग का गठन करेगा। ये इतना याद हो गया आपको? मेरा मतलब याद कराना है। 345 क्या कहता है? राज्य का विधान मंडल, है ना। राज्य का जो विधान मंडल है ना, बताओ, राष्ट्र का विधान मंडल, राज्य का नहीं, राज्य तो होता ही है। तो राज्य जो होता है उसका विधान मंडल, जो विधानसभा होती है, वह राजभाषा को अपनाए। अगर राजभाषा नहीं अपनाती, कोई भाषा बता दे उसे अपनाए।
346 क्या कहता है? 346 कहता है पत्राचार की भाषा। अगर एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार करेगा तो राजभाषा। 347 क्या कहता है? कि पर्याप्त जनसंख्या। अगर एक राज्य की पर्याप्त जनसंख्या यह मांग करे कि एक से अधिक राजभाषा हो तो राष्ट्रपति का आदेश लेकर ऐसा हो सकता है। ये 343, 44, 45, 46, 47 आपको याद हो गया? याद हो गया? इतनी बातें आपको याद हो गई कि नहीं? अगर बच्चे इतनी बातें आपको याद हो गई तो बताइए मैं आगे बढ़ूं। आज मैं आपको ये याद करा दूंगा, कभी आप पढ़ाने जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 347 तक याद हो गया? हाँ, अब आप आ जाइए 348 पे और 349 पे। 348 और 349। 348 में यह है कि जब तक संसद कोई नियम न बना दे, जब तक संसद कोई नियम न बना दे, यानी कोई संशोधन न कर दे, तब तक उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। यानी जब तक संसद कोई नियम न बना दे तब तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में राजभाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी चलती रहेगी। आज भी वही है। आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे या कुछ करेंगे या हाई कोर्ट में, तो आपका आज भी अंग्रेजी है। तो 348 संसद कोई नियम जब तक नहीं बनाएगा, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी। 349 कहता है यदि संसद कोई संशोधन करना चाहे, यदि संसद कोई भी संशोधन करना चाहे, किसमें? राजभाषा में। किसमें? राजभाषा में। तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये 349। इतनी बातें आपको समझ आ गई? इतनी बातें समझ आ गई? इतनी बातें सोनाली, मनोज कुमार? अब देखो, इसको मुझे याद कराना है, आपको इसको याद कराना। आज की क्लास का उद्देश्य इसे याद कराना है। अब देखिए 343 में क्या है? राजभाषा हिंदी हो गई, लिपि देवनागरी हो गई और अंतरराष्ट्रीय अंकों का रूप मानक हो गया। क्लियर? अब आप आइए 344 में राष्ट्रपति आयोग का गठन किया। राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने एक आयोग का गठन किया। 346 क्या हुआ? राज्य का विधानमंडल। क्या हुआ? राज्य का विधानमंडल राजभाषा को अपनाए। नहीं अपनाता है तो कोई भी भाषा अपनाए, अन्यथा अंग्रेजी चलती रहेगी। 347 क्या कहता है? पत्राचार की भाषा। एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार। 345 तो लिखा ही नहीं। 344 के बाद 345 राज्य का विधानमंडल, 346 पत्राचार। 347 है किसी राज्य की जनसंख्या, अगर जनसंख्या मांग करे तो राष्ट्रपति ऐसा आदेश दे सकता है कि एक और दूसरी राजभाषा भी हो सकती है। 348 है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। और क्या है? उच्चतम न्यायालय में जो कार्रवाई वो अंग्रेजी में होती रहेगी जब तक कोई नियम नहीं आता। और 349 कहता है कि संसद कोई भी संशोधन तब तक नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति न ले। ये आपको इतना याद हो गया? 349 तक? 349 तक याद हो गया? बताइए, याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? इतना बताइए। अब बचा है दो, 350 और 351। क्या बचा है? 350 और 351। 350 और 351। अब देखिए 350 क्या है? 350 भाषाई अल्पसंख्यक के लिए है। 350 है भाषाई अल्पसंख्यक, जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, है ना? भाषाई रूप से क्या है? अल्पसंख्यक हैं।
अल्पसंख्यक यानी जिन जिन लोगों की भाषा बोलने वालों की संख्या कम है उनके लिए एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति। और 351 है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, यानी संघ का काम होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे, हिंदी का प्रचार प्रसार करे, ये आपका हो जाएगा, हिंदी का प्रचार प्रसार करे। क्लियर? याद हुआ? ये याद हो गया ना? पक्का ना? चलिए एक बार फटाफट हम लोग 343 से 351 तक याद कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 343 कहता है राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। और अंतरराष्ट्रीय अंकों का मानक रूप होगा मानक अंक। ठीक, ये 343 के बाद 344 राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति किसका करेगा? राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा हर 5 वर्ष में, जो इस पर नजर। 343 345 है कि राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल यानी जो राज्य का विधानमंडल है वह क्या करे? राजभाषा को अपनाए या दूसरी भाषा अपनाए, नहीं तो अंग्रेजी चलती रहेगी। 346 कहता है पत्राचार, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार, एक राज्य दूसरे राज्य से या संघ से पत्राचार की जो भाषा होगी वो राजभाषा होगी, या दूसरी भाषा भी चुन सकते हो। 347 कहता है यदि राज्य की पर्याप्त जनसंख्या मांग करे कि एक और राजभाषा हमको चाहिए तो राष्ट्रपति के आदेश से ऐसा संभव है। 348 कहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अंग्रेजी में होती रहेगी जब तक कोई नियम ना जाए। 349 कहता है कि अगर कोई भी संशोधन करना है राजभाषा में तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद आप देखिए 350 आर्टिकल कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए भाषा अधिकारी की नियुक्ति। 351 कहता है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संघ काम करे, यानी केंद्र का काम होगा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करे। अब बताइए, इतना क्लियर हो गया? मनोज कुमार, अली, ठीक है जी। अब देखिए आ जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें एक चीज आपको और याद करिए, ये है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, ठीक ना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5, 6, 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। भाग 17 का शीर्षक ही है राजभाषा, भाग 17 का शीर्षक ही राजभाषा है। आर्टिकल 343 से 351 तक इसमें समाहित है। इसी को मुंशी आयंगर फार्मूला भी कहते हैं। अब यही आप अपने आप पढ़ोगे कठिन होगा, यही टीचर पढ़ा दिया तो आपके लिए आसान हो गया। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 संसद की कार्य, संसद में जो कार्य होगा हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, है ना, इसके बारे में संसद के अनुच्छेद, है ना। और अगर कोई संसद ऐसा चाहता है कि मैं अपने भाषा में, तो जो सभापति होता है ना, जो सभापति होता है उसमें उससे आदेश ले सकता है। बस आप इतना याद करिए, संसद में कार्य हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा अनुच्छेद 120, यानी संसद की बात अगर होगी तो अनुच्छेद 120 होगा। और 210 की बात करता हूं, ये जो 210 है ना, 210 में कहा गया है, किसमें कहा गया? 210। आप 210 को देखिए, किसको देखिए? 210 को देखिए। तो ये जो 210 है ना, आर्टिकल 210, आर्टिकल 210 की बात अगर मैं करूं तो आर्टिकल 210 में कहा गया कि राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, यानी 120 जो संसद में कार्यवाही होगी और 210 राज्य के विधानमंडल में। जैसे यूपी में हो गया, राज्य हो गया वो 210, 120 क्या है? संसद में। संसद में कार्यवाही हिंदी अंग्रेजी में होगी 120, और 210 राज्य की बात करता है। ठीक, अब आप आ जाइए अनुच्छेद 343। इसमें मैंने यही बताया, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, लिपि क्या होगी? देवनागरी, और संघ का शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय मानक रूप होगा। 344 मैंने क्या कहा है? 344 में 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। 300 ये जो
44 से 351 में अंतर है। 344 में आयोग का गठन है, जबकि 351 में संघ का कार्य होगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करे। अब हम आ जाते हैं 345 पे। 345 कहता है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषा को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार करे। चाहे जो वह कोई भी भाषा उस राज्य में जो चल रही उसे अपना ले या हिंदी को अपना ले, है ना, या किसी को यानी प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा को हिंदी शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार करे। 346 क्या कहता है? 346 कहता है एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की जो भाषा होगी, है ना, सरकार के बीच, वो राजभाषा। 347 क्या कहता है? यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को वह दे सकता है। 348 यानी जब तक संसद कोई नियम न बना दे तब तक उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी। 349 यदि संसद राज्यसभा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन करना चाहे तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। 350 अगर कोई वर्ग विशेष रूप से भाषाई रूप से अल्पसंख्यक मतलब कम है तो इसके अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। 351 क्या कहता है? 351 में कहा गया संघ का यह कार्य होगा वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अब बताइए, आज मैंने ये चीज याद कराई, आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ? तुमको भी याद हो गया? ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया। अगर आपको याद हो गया होगा तो आप लोग बताइए। अब आप आ जाइए, संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखना, अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची है 8। अनुसूची क्या है? 8। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग है 17। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 343 से 351। तो आप कहेंगे सर 120 भी बताया। 120 संसद में कार्यवाही को लेकर है और 210 विधानमंडल में कार्यवाही को लेकर है। इतनी बातें आपको समझ आ गई? अब देखिए, पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 13 थी, संस्कृत बाद में जोड़ा गया। संविधान का 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत सिंधी को शामिल किया गया। अब कितनी हो गई? 15 हो गई। 21वें में 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। NMK किसका? नमक। 71वें संविधान संशोधन 1992 नमक को जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 1992 में। 67 में किसको जोड़ा गया? सिंधी। 67 सिंधी और 92 में नमक। ठीक है जी। उसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें BDMS जोड़ा गया। BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है जी, हाँ या ना? अब आइए एक बार संविधान संशोधन आपको याद कराता हूं। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? अगर आपसे पूछा जाएगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, बताइए। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसमें 21वें में सिंधी जोड़ी गई। 67 में क्या जोड़ी गई? सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, बताइए। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, है ना? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 1992 में इसमें क्या जोड़ा गया? नमक। हाँ, नमक। इसमें नमक जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के बाद 92वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 2003 में। इसमें BDMS का मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली। अब कितनी हो गई बताइए?
14 1 15, 15 3 18, 18 4 22। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। याद हो गई आपको कि नहीं याद हुई? याद हो गई कि नहीं? यूपी वैकेंसी आएगी ललित, याद हो गई या नहीं याद हो गई? एक बार पुनः बताइए। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 92वां। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें किसे जोड़ा गया? इसमें सिंधी को जोड़ा गया, इसमें नमक को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? नमक। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसमें बीडीएमएस को जोड़ा गया, बीडीएमएस, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। अब आप आइए, मैं आपको 22 भाषाएं याद करा देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं, ये बहुत जरूरी हैं। तो 22 भाषा अगर आपको याद करनी हो तो आप ऐसे याद करिए, आप एकदम सीरियल से ले लीजिए। पहले आप चले जाइए पूर्व में, है ना। भारत ऐसे है, मेरा नक्शा थोड़ा सा, भारत ऐसे है ना, भारत ऐसे है। तो भारत जब ऐसे है, ठीक, तो मैं आपको याद कराता हूं। भारत क्या है भैया? भारत ऐसे है। तो ये भाग जो है ये पूर्व का भाग है, ये पश्चिम का भाग है, और ये उत्तर का भाग है, और ये दक्षिण का भाग है। तो अब आप पहले पूरब में चले जाइए। पूरब में असम है, पूरब में इधर ही नेपाल भी है, बिहार के बगल आप देखो मणिपुर है, बंगला है, उड़िया इसके बगल में है ना। ये पूरब में हो गया आपका, क्या हो गया? पूरब में। अब आप कहाँ चले जाएंगे? दक्षिण में चले आइए। दक्षिण में ये पहचान जाओगे, असम, नेपाल, मणिपुर, बंगला, उड़िया। अब चले आओ दक्षिण में। दक्षिण में आप देखोगे तो मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है ना। ये सब कहाँ है उसमें? अच्छा, मैथिली भी उधर ही है, देखो पूर्व में ही मैथिली वहां बोली जाती है। उसके बाद मिड में आप देखो, मिड में आप देखोगे, और उत्तर में देखो, उत्तर में कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है। और बीच में आप देखो संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, है ना। पश्चिम आप देखोगे गुजराती हो गई, मराठी हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। उसके बाद बोडो डोंगरी मैथिली संथाली जोड़ी ही गई थी, कन्नड़ कोंकणी उसी में हो गया। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं? अच्छा, पैसे की टोकरी लग रही है, याद हुआ या नहीं याद हुआ? पक्का ना? मैंने एक बार लिखा भी था। बताइए। देखिए लिखता हूं, बंगला, उसके बगल नेपाली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी। बताइए, बंगला, नेपाली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी, है ना। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली भी लिख लो, बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली भी लिख लो, मैथिली संथाली, है ना। अब आ जाओ बीच में हिंदी, उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, है ना। अब उधर आ जाओ पंजाबी, मराठी, देखना पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक। अब आप और नीचे आ जाओ, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब आप देखिए कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहीं ज्यादा हो गया जी, हैं? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। फिर कहीं लिख दिया था क्या? बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत लिख दिया, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, सिंधी। ज़्यादा लिख दिया क्या हो? मराठी थोड़ी होगा, कहीं मराठी है क्या? मराठी नहीं ना। एक बार मराठी हटा दीजिए इसमें से, मराठी कहाँ है?
मराठी है तो कन्नड़, कोंकणी, मलयालम। अच्छा 22 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 2 बचा हुआ है अभी, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है जी, 2 बचा हुआ है। कन्नड़ मैंने लिखा कि नहीं लिखा? कन्नड़ मैंने लिखा? कन्नड़ लिखा कि नहीं लिखा? कन्नड़ लिखा? कन्नड़, कन्नड़ लिखा हुआ है। 2 अभी बचा हुआ है। 2 कौन सा छूटा है जी? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी। कश्मीरी लिखा कि नहीं लिखा है? कश्मीरी, सिंधी लिखा है। पंजाबी नहीं लिखा है, पंजाबी भी लिखा है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती नहीं लिखा मैंने, गुजराती नहीं लिखा, और कोंकणी नहीं लिखा। गुजराती और कोंकणी, गुजराती और कोंकणी है ना, गुजराती और कोंकणी नहीं लिखा है, गुजराती नहीं लिखा और कोंकणी नहीं लिखा है, गुजराती और कोंकणी नहीं लिखा। ये दोनों बार मैं भूल जाता हूँ, गुजराती और कोंकणी, गुजराती और कोंकणी, ठीक है ना, गुजराती और कोंकणी, ठीक ना, गुजराती और कोंकणी। चलिए एक बार पुनः लिखिए आप मेरे साथ, एक बार पुनः लिखिए। देखिए बंगला, बंगला के बगल नेपाली, बंगला, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, नेपाली, मणिपुरी, उड़िया, असमिया। पहले पूर्व वाले लिख लीजिए, उड़िया, असमिया, है ना। उसके बाद आप आइए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद आप आओगे पंजाबी, मराठी, पंजाबी, मराठी, सिंधी, गुजराती, कोंकणी, गुजराती और कोंकणी, ठीक। उसके बाद तमिल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उसके बाद आप देखो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसमें पूछा जाता है कौन सा नहीं है। अब बताइए कोई छूटा है क्या? मैथिली, संथाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक और छूट गया, बंगला, नेपाली, मणिपुरी, उड़िया, असमिया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, सिंधी, गुजराती, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। एक और छूटा है, क्या छूटा भैया? कोंकणी 30 बार लिख दिया हूँ, कोंकणी गलत लिखा हूँ वैसे। मैथिली लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ? मैथिली नहीं लिखा हूँ, है ना, मैथिली नहीं लिखा हूँ। अच्छा मैथिली नीचे लिखा हूँ, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। एक कौन सा छूटा है जी? मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी नहीं लिखा हूँ, कश्मीरी नहीं लिखा हूँ, कश्मीरी नहीं लिखा हूँ। बस ये हो गया क्लियर, ये समझ आ गया। हाँ कश्मीरी नहीं लिखा ताली। अब ठीक है ना, इतना आप याद कर लेंगे पक्का। अब आप आइए, मैं आपको होली ऑफर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? होली ऑफर। राही की पहली होली है, राही की पहली होली है, और सब चीज में ऑफर आने वाला है ना। नेट जेआरएफ में भी, नेट जेआरएफ में भी, टीजीटी पीजीटी में भी, है ना, DSSB में भी। और एक ऑफर बता देता हूं, बाकी डिटेल्स ऑफर बताऊंगा आगे। एक ऑफर बता देता हूं आपको क्या क्या मिलेगा। एक बैच आया है आर्यावर्त बैच नेट जेआरएफ के लिए, है ना। वैसे सबका ही ऑफर बता देता हूं आपको, रुक जाओ फिर सबका ही ऑफर बता देता हूं, है ना। एक बार सारी चीज का ऑफर बता देता हूं, उसके बाद आपको आगे बढ़ता हूं। एक बार सारा ऑफर मैं यहीं बता देता हूं, फिर अलग से भी लॉन्च हो जाएगा, आप आसानी से देख सकेंगे सारी चीज का ऑफर। ठीक है जी, ऑफर एक बार देख लीजिए, अभी 1 घंटे बाद ये लागू हो जाएगा।
ठीक है। सबसे पहले नेट जेआरएफ, ये जो 4040 है इसमें होली ऑफर है, ये बैच आपको मात्र 3600 मिल जाएगा। कितने में? 3600 में। 3600 में 6 महीने मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट यूनिट 1 से 10 तक क्लास मिलेगी, है ना, पीडीएफ मिलेगा, ई नोट्स मिलेगा, ई बुक मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। 6200 वाला कोर्स 5300, ये 26 मार्च तक है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, ये फर्स्ट पेपर है 1499 में, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे टीजीटी पीजीटी, ये 2600 वाले ऑफर है, ये 6 महीने का 1700 में और 1 साल का आपको 2600 में मिल जाएगा। इसमें भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद आप नेट जेआरएफ कॉम्बो लेंगे, ये 5300 वाला मात्र 4400 में होली में, और 7100 वाला मात्र 6200 रुपए में मिल जाएगा होली में, ठीक है। उसके बाद आप अगर और आगे बढ़ेंगे DTPLSB का, ये 2600 नहीं बल्कि आपको 1700 मिल जाएगा। और अगर मैं और आगे बढ़ूं, कैसे लेना है, सबसे पहले राही ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, OTP वगैरह आएगा, फिर आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, फिर पेड कोर्स में जाएंगे, ये सारे कोर्स दिख जाएंगे। जिस पे क्लिक करोगे बाई नाउ आएगा, बाई नाउ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तुरंत फोन कर लीजिए 79, अभी ये ऑफर चालू हो जाएगा, 7982866640, है ना। क्लास बैच लेने पर आपका रिवीजन होता रहेगा, लगातार आप पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। कब कब चलेंगी क्लासेज? क्लासेज सुबह 10:30 बजे चलेंगी, उसके बाद आपकी क्लासेज 4 से 5 चलेंगी, फिर आपकी क्लासेज 5:30 से 7, ये तो चलेगी हिंदी की क्लास। इसमें जो फर्स्ट पेपर है नेट जेआरएफ वालों का, उसकी भी क्लास इसमें आपके लिए फ्री है। जो हिंदी लेंगे उनके लिए फर्स्ट पेपर की क्लास फ्री है। तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरे साथ पढ़िए, मेहनत करिए, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैच वगैरह लेने में आप लोग कंजूसी मत किया करो, यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस कराई जाती है। यूट्यूब पे मैं खुद दे रहा हूं, लेकिन मेन चीजें दूंगा, सिस्टमैटिक चीजें बहुत कम मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? यूनिट 1 से 10 तक है, अगर मैं पूरा फ्री पढ़ा दिया तो फिर पेड वाले बच्चों को मैंने एडमिशन क्यों लिया? इसलिए जो फ्री है इसमें मैं एक गाइड करता हूं, जिनके पास बिल्कुल नहीं पैसा उनको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन सिस्टमैटिक मैटर आपको यहीं पे मिलेगा। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एडमिशन लेके पढ़िए, मेहनत करिए, और इसके बाद जो